सर्किट प्रॉब्लम से सोल्व करने के लिए किरचॉफ्स लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो किरचॉफ्स के लॉज जो हैं वो दो होते हैं, जिनमें से पहला होता है उसको कहा जाता है जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ, और इसके अकॉर्डिंग कहा जाता है कि किसी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम जो होता है सारे करेंट्स का वो ज़ीरो होता है। जैसा कि हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, है ना। इनमें से एक जंक्शन है, ये बीच वाला पॉइंट ये जंक्शन है। तो आप देखेंगे कि 3 वायर दिखाए गए हैं। इसमें से I1 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है और इस वायर में I2 करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है और तीसरे वाले में I3 करंट जंक्शन से बाहर की तरफ जा रहा है। तो जंक्शन लॉ के हिसाब से अलजेब्रिक सम ऑफ currents at a junction is 0, है ना। तो अलजेब्रिक सम का मतलब हुआ कि जैसे इनकमिंग करेंट्स को अगर पॉजिटिव मान लिया जाए, जैसे I1 और I2, इनकमिंग मतलब करंट जो जंक्शन पर आ रहे होंगे उनको पॉजिटिव ले लिया, तो जो आउट गोइंग है, जो जंक्शन से बाहर करंट जा रहा है, उसको निगेटिव लेना पड़ेगा और इनको सबको जोड़ करके ये 0 होना चाहिए। ये हो गया जंक्शन लॉ। इसको दूसरे तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3। तो ये देखेंगे कि I1 प्लस I2 क्या है, टोटल करंट इंटरिंग द जंक्शन, और I3 क्या है, टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। तो ये कहा जा सकता है इन अदर वर्ड्स टोटल करंट इंटरिंग द जंक्शन is equal to total current leaving the junction। मतलब जितना करंट जंक्शन पर इंटर कर रहा होगा उतना ही करंट बाहर भी निकल रहा होगा। तो ये हो गया जंक्शन लॉ। सेकेंड लॉ होता है, उसको कहा जाता है पोटेंशियल लॉ और वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। इसको 3 नामों से जाना जाता है। तो ये क्या कहता है कि नेट पोटेंशियल ड्रॉप in closed loop of a circuit is 0, है ना। कहने का मतलब ये है कि किसी सर्किट में अगर क्लोज लूप में हम लोग घूमेंगे तो एक पॉइंट से चलकर के घूम कर वापस जब उस पॉइंट पर आएंगे तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर हम लोग कंजर्वेटिव फील्ड मानते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हम लोग एक सर्किट बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस है, एक बैटरी लगा दिया, फिर एक रेजिस्टेंस है और इधर भी एक बैटरी लगा दिया गया, फिर एक रेजिस्टेंस है। ठीक, तो ये एक सर्किट हो गया जिसमें हमने एक रेजिस्टेंस रखा है। ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि 10 ओम का है, ये बैटरी है 20 वोल्ट की, ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का,
ये रेजिस्टेंस 10 ओम का और ये बैटरी 30 वोल्ट की। ठीक, तो जैसा कि पोटेंशियल लॉ में बताया गया, एक लूप में घूमने पर पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है ना। यानी अगर यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं कि V है, तो यहाँ से घूमते हम लोग करंट देखेंगे कि इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए। दोनों बैटरी की पोलरिटी एक ही साइड में है, इसलिए दोनों डिस्चार्ज होंगे, है ना। तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा। मान लेते हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक, तो हम लोग सर्किट में घूमते हैं, जैसे हम लोग घूमेंगे इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ का पोटेंशियल हमने लिया V, यहाँ से यहाँ तक कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कितना घटेगा? करंट I इंटू रेजिस्टेंस 5। ठीक, यहाँ आ गए। यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग बैटरी के निगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने पर बढ़ेगा कितना? 20 वोल्ट से बढ़ जाएगा। इसमें 20 वोल्ट ऐड कर देंगे। ठीक, अब यहाँ का पोटेंशियल निकाल लिया। यहाँ का और यहाँ का सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो पोटेंशियल V घटेगा। कितना घटेगा? फिर से I इंटू R। तो इस बार फिर से हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे I इंटू R का वैल्यू 10। यहाँ आ गए। यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि जस्ट ये एक वायर है। यहाँ पर पोटेंशियल इतना होगा जितना यहाँ पर आया है कुल मिला करके, और इसके जस्ट जब आगे जाएंगे तो फिर से हम लोग निगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ेगा। कितना से बढ़ेगा? तो जितना इसका EMF है 30 वोल्ट से 30 वोल्ट बढ़ जाएगा। फिर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा, तो यहाँ से लेकिन इधर जाने पर फिर से घटेगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं और रेजिस्टेंस के क्रॉस जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है I इंटू ये जो R है 10। ठीक, अब यहाँ का पोटेंशियल हमने निकाल लिया। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा, तो ये V के इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर V को और यहाँ वाले V को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे कि जो I का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा, अब जोड़ेंगे 30 और 20, 50 हो गया, डिवाइडेड बाई करंट वाला पार्ट जोड़ेंगे 5 प्लस 10 15 प्लस 10 25। इसका मतलब 2 एम्पियर का करंट जो है इस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, तो ये जो करंट हमने निकाला वो किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ को अप्लाई करके कैलकुलेट किया है। तो एक एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक सर्किट दिया गया है, जैसे एक रेजिस्टेंस है, फिर एक बैटरी लगाया गया है 20 वोल्ट का, जिसको इस तरह से एक वायर से जोड़ दिया गया। एक और बैटरी है जो कि 10 वोल्ट का है, फिर इस बैटरी से एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है ना। तो ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का, ये बैटरी है 20 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस है 5 ओम का। ठीक, अब इसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि 4 पॉइंट्स हैं, A, B, C और D। We have to find out the current in the wire BD, current in the wire BD। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि इधर से करंट I1 जा रहा है
फिर इधर से I2 करंट इधर आ रहा है। ठीक, अब यहाँ से होगा, इधर से I2 गया, जंक्शनल अप्लाई करेंगे, I2 इधर से आ रहा है और I1 इधर जा रहा है। इसका मतलब इधर आएगा I2 माइनस I1 D से B की तरफ। ठीक है, तो हम लोग दो क्लोज लूप्स चुनते हैं, एक क्लोज लूप ये है और दूसरा क्लोज लूप ये लेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि पॉइंट D का पोटेंशियल है 0, तो इन क्लोज्ड लूप DCBD, पॉइंट D से शुरू करेंगे, पॉइंट D का पोटेंशियल मान लेते हैं 0, तो पॉइंट D से यहाँ तक 0 रहेगा, इसके जस्ट आगे जाएंगे तो बढ़ जाएगा कितना से, 20 से। ठीक, फिर यहाँ से पॉइंट C तक उतना ही रहेगा, यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल होगा, लेकिन इसके आगे जाने पर, यहाँ जाने पर पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कितना घटेगा, I1 इंटू 5, इतना से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ का पोटेंशियल और पॉइंट B का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल इक्वल होना चाहिए, जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो I1 का जो वैल्यू है वो हो गया 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। उसी तरह से एक दूसरा क्लोज लूप लेंगे, इन क्लोज्ड लूप, ये लूप हम लोग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से फिर से DBAD, तो क्लोज लूप DBAD है ना। तो इस क्लोज लूप में हम देखेंगे कि अगर पॉइंट D का पोटेंशियल 0 है तो पॉइंट B का पोटेंशियल भी 0 होगा। ठीक, उसके बाद B से यहाँ तक पोटेंशियल 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना से, 10 वोल्ट से। तो इसमें 10 वोल्ट ऐड कर देंगे, फिर यहाँ का पोटेंशियल आ गया, फिर A का पोटेंशियल उतना ही होगा और यहाँ का भी उतना ही होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से इधर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे रेजिस्टेंस को, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। कितना से डिक्रीज होगा, करंट है यहाँ पर I2 इंटू R, इतना से कम हो जाएगा। I2 इंटू रेजिस्टेंस है 2 ओम इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल और D का पोटेंशियल बराबर होगा और 0 भी होगा। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने से I2 का वैल्यू आ गया 5 एम्पियर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इधर से करंट जा रहा है I2 माइनस I1, यानी कि 5, ये हो गया I2 5 है और I1 4 है, तो यहाँ से 1 एम्पियर का करंट जाएगा। सो करंट इन द वायर DB is equal to 1 ampere from D to B। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उस दूसरे क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक चीज़ और सीखते हैं कि ये जो क्वेश्चन किया अभी हमने, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से सोल्व किया जा सकता है और आसानी से सोल्व किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग फिर से इस सर्किट को बनाते हैं, है ना। इस सर्किट में 20 वोल्ट की एक बैटरी है, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पर एक बैटरी है 10 वोल्ट की और एक रेजिस्टेंस भी है 2 ओम का, और फिर यहाँ से यहाँ जोड़ा गया था। तो ये है पॉइंट A, फिर B, फिर C और फिर D।
तो अभी हमने जो जिस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व किया उसमें हमने किरचॉफ्स लॉ अप्लाई किया, किरचॉफ्स का लूप लॉ अप्लाई किया 2 लूप में। ठीक है, हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि पॉइंट सी का पोटेंशियल है 0, ठीक, तो यहां तक पोटेंशियल 0 होगा और पॉइंट डी पर क्या होगा, यहां का जो भी पोटेंशियल है उसमें 20 ऐड करेंगे तो पॉइंट डी का पोटेंशियल हो गया 20। अच्छा, सी का पोटेंशियल 0 है तो बी का भी होगा 0, है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि ये जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 वोल्ट। क्यों? इधर का पोटेंशियल है 20, इधर का पोटेंशियल है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 20 और इसलिए इधर से करंट जो जाएगा वो आएगा 20 वोल्ट 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये हो गया करंट I1 और ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो यहां से 4 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक, अब देखें कि यहां पर पोटेंशियल 0 है बी पर, तो बी पर 0 है तो यहां से आगे आएंगे तो यहां का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट, है ना। अच्छा, यहां 10 वोल्ट हो गया, यहां पर 0 वोल्ट है, तो यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 10 माइनस 0 और डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का, उससे डिवाइड कर देंगे तो करंट हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, है ना। 5 एम्पियर करंट जाएगा। चूंकि इधर हायर है इधर लोअर है तो करंट इधर से जाएगा। इसमें 20 वोल्ट हायर था, इधर 0 लोअर था, तो 20 से 0 की तरफ करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे कि यहां से 5 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर 4 एम्पियर करंट जा रहा है। इसका मतलब इधर 1 एम्पियर जाना चाहिए क्योंकि जंक्शन लॉ जो है उसको सेटिस्फाई कराना है। तो 5 एम्पियर इधर जाएगा, 4 एम्पियर इधर जाएगा, तो 1 एम्पियर इधर जाना चाहिए सी से बी की तरफ, है ना। तो यही क्वेश्चन हमने बिना कोई इक्वेशन सोल्व किए कर लिया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके का वो भी क्वेश्चन है ना। तो उसका पहले डायग्राम बनाते हैं, है ना। डायग्राम ये है कि एक वायर है और इसमें एक आइडियल बैटरी लगाया गया। आइडियल बैटरी का मतलब जिसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, उसके बाद एक और बैटरी है जिसका खुद का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम और बैटरी का ईएमएफ है 30 वोल्ट, इसका है 10 वोल्ट। फिर एक और बैटरी है जिसकी पोलरिटी कुछ ऐसी है और इसका अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम का और बैटरी का ईएमएफ है 40 वोल्ट। ठीक, अच्छा, इसके बाद एक और बैटरी लगाया गया है जिसका ईएमएफ है 50 वोल्ट और अपना इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है 2 ओम का। ठीक, हमें पता करना है फाइंड करंट इन ईच वायर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग अभी जो लास्ट में जो तरीका सीखा था पॉइंट पोटेंशियल मेथड, उसी तरीके से इसको करेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 है तो यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ का भी 0 होगा और यहाँ का भी 0 होगा। ठीक, अब हमें ऐसा रूट खोजना चाहिए जिधर रेजिस्टेंस नहीं हो। तो यहाँ से अगर जाएंगे इधर सबसे लेफ्ट वाले रूट से, तो यहाँ का 0 है, यहाँ का भी 0 होगा, यहाँ जस्ट इसके आगे जाएंगे तो 10 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा क्योंकि इधर कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो 10 वोल्ट, यहाँ का भी 10 वोल्ट। ठीक, अब यहाँ पर 10 है, यहाँ से यहाँ तक 10 ही रहेगा,
इसके जस्ट आगे आएंगे तो ये हो जाएगा 10 में 30 जुड़ जाएगा, यानी कि 40 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से यहाँ का 10 वोल्ट है, यहाँ तक 10 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन जैसे ही इसके आगे जाएंगे तो 40 वोल्ट से कम हो जाएगा। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो 10 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आएगा -30 वोल्ट। ठीक, अच्छा, अब इधर से आते हैं तो यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट ही होगा, लेकिन जैसे ही आगे जाएंगे तो यहाँ पर 50 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 में से 50 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -40 वोल्ट। ठीक, तो अब देखेंगे कि इसमें कुल मिलाकर के 3 रेजिस्टेंस है सर्किट में, और तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस पता कर लिया। जैसे अगर इस रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आया 40 और 0, 40 माइनस 0। तो यहाँ से करंट जो जाएगा वो हो जाएगा 40 माइनस 0 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 1 ओम। तो 40 एम्पियर का करंट यहाँ से आ रहा होगा इधर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक, वैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ का पोटेंशियल है 0 और इधर है -30, तो हायर इधर है, लोअर उधर है, तो करंट ऐसे जाएगा, है ना। और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 0 माइनस 30 बाई रेजिस्टेंस है 2 ओम का, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 15 एम्पियर का करंट जाएगा यहाँ से। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल है 0 और यहाँ पर है -40, यानी इधर 0 हायर है और -40 लोअर है, तो करंट यहाँ से उधर जाएगा। करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस 0 माइनस -40 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ये हो गया 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, है ना। यहाँ 40 एम्पियर था, यहाँ 15 एम्पियर है। ठीक, तो आप देखेंगे कि यहाँ से जो 20 एम्पियर गया इधर भी 20 एम्पियर जाएगा। अच्छा, यहाँ से जो 15 एम्पियर जा रहा है वो 15 एम्पियर इधर भी जाएगा, तो कुल मिलाकर के इधर आना चाहिए 35 एम्पियर का करंट इधर जाएगा, है ना। ये 20 और ये 15 मिल करके 35 एम्पियर हो जाएंगे। अब 35 एम्पियर इधर जा रहा है, इसमें से 40 एम्पियर इधर आ रहा है, यानी यहाँ से 5 एम्पियर इधर जा रहा होगा। ठीक है, तब ये 5 एम्पियर और ये 35 एम्पियर जोड़ करके 40 हो गया। अगर ये 5 एम्पियर इधर जा रहा है, यानी 5 एम्पियर इधर से भी जा रहा होगा, इधर से भी 5 एम्पियर जा रहा होगा। ठीक, अब देखेंगे कि इधर से 40 आ रहा है, इधर 5 जा रहा है, यानी इधर 35 एम्पियर जाएगा। ठीक, इस 35 में से 15 तो इधर निकल गया, बाकी 20 एम्पियर इधर जाएगा। तो इस तरह से हमने इस सर्किट के हर पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करके आप देखेंगे कि हमने हर रेजिस्टेंस से करंट का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें एक बहुत ही बड़े से सर्किट का एक छोटा सा पार्ट दिया गया है ना। तो उस सर्किट को पहले हम लोग बनाते हैं ऐसे। तो ये एक सर्किट बन रहा है ऐसे। तो इसमें कुछ बैटरी लगाए गए हैं, कुछ रेजिस्टेंस लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ का पोटेंशियल जो है वो हमें दिया गया है 10 वोल्ट, है ना। यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इस एंड का पोटेंशियल है 20 वोल्ट। यहाँ का पोटेंशियल दिया गया -50 वोल्ट और इस एंड का दिया गया -30 वोल्ट। ठीक, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, ये बैटरी है 20 वोल्ट की,
ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का और बैटरी है 15 वोल्ट की। फिर ये रेजिस्टेंस 2 ओम और ये बैटरी है 5 वोल्ट की। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये है 1 ओम का। हमसे कहा गया कि जो जंक्शन है उसका पोटेंशियल फाइंड करो, है ना। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ जंक्शन। ठीक, तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड को हम लोग यूज करते हैं। ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं जो जंक्शन है यहाँ का पोटेंशियल है x, ठीक, यहाँ का x है तो यहाँ का भी x होगा, और यहाँ पर उसके इधर बैटरी के लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस 20 वोल्ट। मतलब यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा, यहाँ x है तो यहाँ भी x होगा, और इधर आएंगे तो x में से 20 माइनस कर देंगे। ठीक है, यहाँ का x माइनस 20 हो गया। ठीक, उसके बाद अगर इधर चलें, यहाँ का पोटेंशियल x है, यहाँ का भी x होगा, इसके जस्ट आगे जाएंगे तो x माइनस 15 वोल्ट हो जाएगा यहाँ का पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल है -50, यहाँ भी -50 होगा, लेकिन इसके आगे जाएंगे तो -50 में 5 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ का हो जाएगा -45 वोल्ट। ठीक है, अब देखेंगे कि हर रेजिस्टेंस के क्रॉस करंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो शुरू करते हैं यहाँ से, है ना। यहाँ पर देखेंगे, हम ऐसा करते हैं, मान लेते हैं कि ये -45 जो है वो हायर पोटेंशियल है और x लोअर है, तो करंट हम लोग मान लेते हैं इधर जा रहा है। इस करंट का जो वैल्यू होगा उसको हम लोग लिखेंगे कुछ इस तरह से, उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि -45 माइनस x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2 ओम। इतना करंट जंक्शन की तरफ जा रहा होगा, इधर की तरफ लेफ्ट में। ठीक, अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ से भी हम लोग मान लेते हैं कि जो -30 वोल्ट है ये हायर है और x लोअर है, तो करंट इसमें जाएगा इधर की तरफ, जंक्शन की तरफ। कितना जाएगा, उस करंट को भी लिखना हो तो हम लोग लिखेंगे पहले पोटेंशियल डिफरेंस -30 वोल्ट माइनस x डिवाइडेड बाई ये जो रेजिस्टेंस है 1 ओम का रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई 1 कर देंगे तो करंट निकल जाएगा। ठीक, अब आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और इसके रेजिस्टेंस के एक साइड में है x माइनस 20। यहाँ भी मान लेते हैं करंट जा रहा है जंक्शन की तरफ, तो जंक्शन की तरफ जा रहा है तो हम लोग ये मान रहे हैं कि 10 वोल्ट बड़ा है और ये x माइनस 20 छोटा है, तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे 10 वोल्ट माइनस x माइनस 20 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 1। ठीक, उसके बाद अब आएंगे यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, ये यहाँ पर जो है एक 20 वोल्ट है और एक है x माइनस 15। तो मान लेते हैं इसमें करंट जो है जंक्शन की तरफ जा रहा है, तो इसको लिखा जाएगा 20 वोल्ट माइनस x माइनस 15, है ना, डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है यहाँ पर वो है 2 ओम का, तो 2 ओम से डिवाइड कर देंगे। ये सारा मिल करके 0 होना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रिक सम 0 होता है किसी जंक्शन पर। हमने क्या किया है, यहाँ पर सब हर वायर में माना कि करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है, इधर से भी लेफ्ट में जंक्शन की तरफ, ये भी जंक्शन की तरफ और ये भी जंक्शन की तरफ। तो चूंकि हमने आउट गोइंग 0 लिया है तो इनकमिंग भी टोटल 0 होगा, इसलिए सबको जोड़ करके 0 होना चाहिए। तो इनको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -5/3 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से हम एक एक पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करके किसी भी सर्किट में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि सर्किट बनाया गया है और इस सर्किट पर 2 पॉइंट्स दिखाए गए हैं। 2 पॉइंट्स ये हैं, एक है ये पॉइंट X और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है पॉइंट Y। तो हमें X और Y पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स X एंड Y। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि देखेंगे कि पहले इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो करंट है, चूँकि एक ही बैटरी है और ये डिस्चार्ज होना चाहिए, तो अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है I1, तो I1 करंट इसमें वापस भी आना चाहिए। बैटरी का ये रूल है कि जितना करंट बैटरी से बाहर जाएगा, जैसे I1 जा रहा है तो I1 वापस बैटरी में इंटर भी करना चाहिए। और इसलिए इस बैटरी से होकर के जो बीच वाला बैटरी है, इसमें करंट 0 हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये जो दूसरा लूप है, इस लूप में मान लेते हैं कि करंट I2 फ्लो कर रहा है। तो यहाँ भी बैटरी से अगर I2 करंट बाहर निकल रहा है तो I2 करंट इंटर भी करना चाहिए, और इसलिए इस बैटरी से होकर के कोई भी करंट नहीं जा रहा होगा, 0 करंट जा रहा होगा। ठीक, तो ये जो पहला लूप है, इस लूप में हम लोग किरचॉफ लॉ लगाते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट X है, वहाँ का पोटेंशियल है Vx। तो यहाँ से करंट के डायरेक्शन में चलेंगे, इधर आएंगे तो बढ़ेगा पोटेंशियल, प्लस हो जाएगा 2। यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल सेम रहेगा, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट से इस कॉर्नर पर जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। कितना से? बाई I1 इंटू X, I1 इंटू R जो है 3 ओम है, तो यहाँ का पोटेंशियल आ गया। अब यहाँ से इस रेजिस्टेंस क्रॉस करके आएंगे X पर, तो पोटेंशियल फिर से घटेगा और I1 इंटू 2, और यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा वो फिर से Vx के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग Vx कैंसिल कर सकते हैं, तो I1 का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 2/5 यानी 0.4 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया I1 करंट। उसी तरह से इस दूसरे लूप में हम लोग ऐसे अगर घूमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में, तो शुरू करते हैं फिर से पॉइंट Y से। तो वहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं Vy है। तो जब यहाँ से हम लोग इस कॉर्नर पर पहुँचेंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो I2 इंटू 5 से फिर यहाँ आ गए। अब यहाँ से इस कॉर्नर पर पहुँचेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, जितना बैटरी का EMF है 4 वोल्ट। ठीक, अब इस कॉर्नर पर आ गए। इस कॉर्नर से जब यहाँ कॉर्नर पर पहुँचेंगे तो फिर से घटेगा, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो I2 इंटू 3। अब यहाँ का पोटेंशियल और Y का पोटेंशियल इक्वल है, तो इसको हम लोग Vy लिख सकते हैं। तो Vy कैंसिल हो गया, और यहाँ से I2 का जो वैल्यू आया वो हो गया 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो ये 2 करंट निकल गए। अब हमसे कहा गया है कि पॉइंट X और पॉइंट Y, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हम लोग शुरू करते हैं Vx से, है ना, Vx, और Vx से जब हम लोग ये इस कॉर्नर पर पहुँचेंगे यहाँ पर, तो पोटेंशियल बढ़ेगा बाई 2 वोल्ट। तो इसमें ऐड करेंगे प्लस 2 वोल्ट। ठीक है, यहाँ आ गए। यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा, यहाँ तक भी उतना ही होगा। चूँकि करंट इस बैटरी से होकर करंट नहीं जा रहा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट ही रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से जब आगे जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा बाई 4 वोल्ट। तो इसमें बढ़ेगा तो 4 वोल्ट ऐड कर देंगे। अब हम लोग आ गए यहाँ पर
इस कॉर्नर पर। जब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पहुंचेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो माइनस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस I2 इंटू यहाँ से जो करंट पास कर रहा है I2 और रेजिस्टेंस है कितना 3 ओम, तो 3 ओम यहाँ पर रखेंगे। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखेंगे कि यहाँ का पोटेंशियल निकल गया और वही Vy का पोटेंशियल होगा, तो इसको हम लोग Vy लिख सकते हैं। तो Vx प्लस ये हो गया 6 माइनस I2 का वैल्यू देखेंगे 0.5 आया है इंटू 3 इज इक्वल टू Vy। तो Vx माइनस Vy का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -6 प्लस 1.5 यानी -4.5। तो यानी Vy जो है वो हायर पोटेंशियल पर होगा, 4.5 वोल्ट आएगा। तो पॉइंट X और Y के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया।